हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोग्राफी ऑफ सुखदेव थापर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बायोग्राफी सुखदेव थापर जी की। सुखदेव थापर जी का जन्म हुआ था। कब इनका जन्म हुआ था? 1907 में। कहाँ पे हुआ था? 15 मई 1907 में हुआ था। ठीक है, लुधियाना पंजाब में हुआ था, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे। ठीक है, प्रेजेंट डे ये पंजाब भारत में है। ठीक है, तो इनके पिता का नाम था रामलाल थापर और माता का नाम था राली देवी। ठीक है, और हुआ क्या कि जब ये बचपन छोटे ही थे तो इनके पिता का देहांत हो गया। तो इसके बाद इनको इनको इनकी अपब्रिंगिंग, जो भी पालन पोषण जो है, जो इनके अंकल ने किया है, उनका नाम था अचिंत राम। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, तो इन्होंने अपनी जो इनकी जो एजुकेशन है, ये इन्होंने लाहौर नेशनल कॉलेज से की है। और जब ये कॉलेज में ही थे तो तब ये बहुत सारे रेवोल्यूशन की स्टडी किया करते थे, पर्टिकुलरली रशियन रेवोल्यूशन से बहुत प्रभावित थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये बचपन से ही इनमें देश भावना कूट-कूट के भरी हुई थी। तो जब क्या होता है कि इंसिडेंट होता है इनके कॉलेज में, जब इनके स्कूल में एक ब्रिटिशर ऑफिसर आते हैं, तो सभी बच्चे उनको सैल्यूट करते हैं, पर ये उनको सैल्यूट करने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के खिलाफ झुकना नहीं चाहते थे। ठीक है, झुकना पसंद नहीं करते थे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे क्रांतिकारी हैं ये। ठीक है, सो हुआ क्या कि इनके अंकल की इन 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 जो जिन्होंने इनकी अपब्रिंगिंग की थी, इनके अंकल ने, उनको क्या हो जाता है कि उनको अरेस्ट कर देते हैं जब ब्रिटिशर्स। तो इनके अंदर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के प्रति भावना जो है जागृत होती हैं, और फिर ये रेवोल्यूशनरी बन जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, सुखदेव जी ज्वाइन करते हैं नौजवान भारत सेवा। ठीक है, नौजवान भारत सेवा, जो कि ऑर्गेनाइज़ किया था, जो बनाया था किसने? भगत सिंह जी ने 1926 में। ठीक है, उसके बाद भगत सिंह और ये बड़े क्लोज़ फ्रेंड बन जाते हैं, और आस्ता-आस्ता क्या होते हैं, फिर ये एचएसआरए में आ जाते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में आते हैं। और उसके बाद बहुत सी एक्टिविटीज़, एचएसआरए की एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं, और बहुत अच्छे रेवोल्यूशनरी काम करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, एक इंसिडेंट होता है जी, 1927 में साइमन कमीशन भारत में आता है, तो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होता है, नारे होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज होता है, और जिससे क्या होता है, कुछ वो इंजर हो जाते हैं, और कुछ देर बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो इसके खिलाफ क्या करते हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु एक मुहिम चलाते हैं कि ने ऑर्डर दिया था लाठीचार्ज का, तो उनका नाम था ठीक है, जेम्स ए स्कॉट। ठीक है, तो स्कॉट के ऑर्डर पे जो है वो लाठीचार्ज चलती है। तो इंसिडेंटली ये अब प्लानिंग बनाते हैं, क्या बनाते हैं कि उनको मारने की प्लानिंग बनाते हैं स्कॉट को। ठीक है, होता क्या है कि मिस्टेकनली स्कॉट की जगह पे ये सॉन्डर्स का मर्डर कर देते हैं, और इसी के खिलाफ जो है इनके ऊपर केस चलाया जाता है, इन तीनों पे, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह पे। ठीक है, तो इसके चलते ये वहाँ से तो भाग जाते हैं, तब जब सॉन्डर्स को मार के ये भाग जाते हैं, सभी भाग जाते हैं। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु। और इसके बाद ये कहाँ चले जाते हैं, सुखदेव जी कहाँ चले जाते हैं, ये लखनऊ चले जाते हैं। ठीक है, अम, और उसके बाद क्या होता है कि जब ठीक है, कुछ दिन बाद इनको कहाँ पे ठीक है, ऐसे-ऐसे आस्ता-आस्ता करके ये पकड़े जाते हैं एक-एक। ठीक है, चाहे सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह। और ठीक है, फिर ये वहाँ पे क्या कि एक जब प्रिज़न में डाले जाते हैं, तो वहाँ ये देखते हैं जो पॉलिटिकल प्रिज़नर हैं, उनकी हालात बहुत खस्ता थी, तो इसके खिलाफ ये हंगर स्ट्राइक करते हैं, ताकि उनको जो है एक अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाए। ठीक है, सो इसके बाद क्या होते हैं कि जब वो प्रिज़न में ही होते हैं, तो वहाँ से एक लेटर लिखते हैं महात्मा गांधी को। और वो क्या लेटर है, ये लेटर है जो हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या लेटर था वो। तो ये लिखते हैं, परम कृपालु महात्मा जी, ताज़ा खबरों से मालूम होता है कि समझौते की बातचीत की सफलता के बाद आपने क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं को फिलहाल अपना आंदोलन बंद कर देने, और आपको अपने अहिंसावाद को आजमा कर देखने का आखिरी मौका देने के लिए कई प्रकट प्रार्थनाएं की हैं। वस्तुतः किसी आंदोलन को बंद करना केवल आदर्श या भावना से होने वाला काम नहीं है। भिन्न भिन्न अवसरों की आवश्यकताओं का विचार
ही अगवा लोगों को उनकी युद्ध नीति बदलने के लिए विवश करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है इस लेटर में। माना कि सुलह की बातचीत के दरमियान आपने इस और एक क्षण के लिए भी ना तो दुर्लक्षण किया, ना इसे छिपा ही रखा कि ये समझौता अंतिम समझौता नहीं होगा। मैं मानता हूँ कि सब बुद्धिमान लोग बिल्कुल आसानी के साथ ये समझ गए होंगे कि आपके द्वारा प्राप्त तमाम सुधारों का अमल होने लगने पर भी कोई ये ना मानेगा कि हम मंजिलें मकसूद पर पहुंच गए हैं। संपूर्ण स्वतंत्रता जब तक ना मिले तब तक बिना विराम के लड़ने रहने के लिए महासभा लाहौर से प्रस्ताव से बंधी हुई है। उस प्रस्ताव को देखते हुए मौजूदा सुलह और समझौता सिर्फ काम चलाऊ युद्ध विराम है, जिसका साथ यही होता है कि आगे वाली लड़ाई के लिए अधिक बड़े पैमाने पर अधिक अच्छी सेना तैयार करने के लिए ये थोड़ा विश्राम है। इस विचार के साथ ही समझौता और युद्ध विराम की शिकायता की कल्पना की जा सकती है और उसका औचित्य सिद्ध हो सकता है। किसी भी प्रकार का युद्ध विराम करने का उचित अवसर और उसकी शर्तें ठहराने का काम तो उस आंदोलन के अगुआ लोगों का है। लाहौर वाले प्रस्ताव के रहते हुए भी आपने फिलहाल सक्रिय आंदोलन बंद रखना उचित समझा है, तो भी वह प्रस्ताव तो कायम ही है। इसी तरह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के नाम से ही साफ पता चलता है कि क्रांतिवादियों का आदर्श सत्तावादी प्रजातंत्र की स्थापना करना है। ये प्रजातंत्र मध्य का विश्राम नहीं है। उनका ध्येय जब तक प्राप्त ना हो और आदर्श सिद्ध ना हो तब तक वह लड़ाई जारी रखने के लिए बंधे हुए हैं, परंतु बदलती हुई परिस्थितियों और वातावरण के अनुसार वह अपनी युद्ध नीति बदलने को तैयार अवश्य होंगे। क्रांतिकारी युद्ध जुदा जुदा मौकों पर जुदा जुदा रूप धारण करते हैं। कभी वह प्रकट होते हैं, कभी गुप्त, कभी केवल आंदोलन का रूप होता है और कभी जीवन मरण का भयंकर संग्राम बन जाता है। ऐसी दशा के में क्रांतिकारियों के सामने अपना आंदोलन बंद करने के लिए विशेष कारण होना चाहिए, परंतु आपने ऐसा कोई निश्चित विचार प्रकट नहीं किया। निरही भावपूर्ण अपीलों का क्रांतिवादी युद्ध में कोई विशेष महत्व नहीं हो नहीं सकता। अपने समझौते के बाद अपना आंदोलन बंद कर किया है और फलस्वरूप आपके सभी कैदी रिहा हुए हैं। पर क्रांतिकारी कैदियों का क्या? 1915 ईस्वी से जेलों में पड़े हुए गदर पार्टी के 20 कैदी सजा की मियाद पूरी हो जाने पर भी अब तक जेलों में सड़ रहे हैं। मार्शल लॉ के 20 कैदी आज भी जिंदा कब्रों में दफनाए पड़े हैं। यही हाल बब्बर अकाली कैदियों का है। देवगढ़, काकोरी, मछुआ बाजार और लाहौर षड्यंत्र के कैदी अब तक जेल की चार दीवारी में बंद पड़े हुए बहुत तेरे कैदियों में से कुछ हैं। लाहौर, दिल्ली, चटगांव, बम्बे, कलकत्ता और अन्य जगहों में कोई आधा दर्जन से ज़्यादा षड्यंत्र के मामले चल रहे हैं। बहुसंख्यक क्रांतिवादी भागते फिरते हैं और उनमें कई तो स्त्रियां हैं। सचमुच आधा दर्जन से अधिक कैदी फांसी पर लटकने की राह देख रहे हैं। इन सब का क्या? लाहौर षड्यंत्र केस के सजाफता 3 कैदी सौभाग्य से मशहूर हो गए हैं और जिन्होंने जनता की बहुत अधिक सहानुभूति प्राप्त की है, वह कुछ क्रांतिवादी दल का एक बड़ा हिस्सा नहीं है। उनका भविष्य ही उस दल के सामने एकमात्र प्रश्न नहीं है। सच पूछा जाए तो उनकी सजा घटाने की अपेक्षा उनकी फांसी पर चढ़ जाने से ही अधिक लाभ होने की आशा है। ये सब होते हुए भी आप उन्हें अपना आंदोलन बंद करने की सलाह देते हैं। वह ऐसा क्यों करें?
आपने किसी निश्चित वस्तु की ओर निर्देश नहीं किया है। ऐसी दशा में आपकी प्रार्थनाओं का यही मतलब होता है कि आप इस आंदोलन को कुचल देने में नौकरशाही की मदद कर रहे हैं, और आपकी विनती का अर्थ उनके दल को द्रोह, पलायन और विश्वासघात का उपदेश देता है। यदि ऐसी बात नहीं है तो आपके लिए उत्तम तो ये था कि आप कुछ अग्रण्य क्रांतिकारियों के पास जाकर उनसे सारे मामले के बारे में बातचीत कर लेते। आपका आंदोलन बंद करने के बारे में पहले आपको उनकी बुद्धि की प्रतीत करा लेना का प्रयत्न करना चाहिए था। मैं नहीं मानता कि आप भी इस प्रचलित पुरानी कल्पना में विश्वास रखते हैं कि क्रांतिकारी बुद्धिमान हैं, विनाश और संहार के आनंद मानने वाले हैं। मैं आपको कहता हूं कि वस्तु स्थिति ठीक इसकी उल्टी है। वह सदैव कोई भी काम करने से पहले उसका खूब सूक्ष्म विचार कर लेते हैं, और इस प्रकार वह जो जिम्मेदारी अपने माथे लेते हैं उनका उन्हें पूरा पूरा ख्याल होता है, और क्रांति के कार्य में दूसरे किसी भी अंग की अपेक्षा वह रचनात्मक अंग को अत्यंत महत्व का मानते हैं। हालांकि मौजूदा हालात में आपने कार्यक्रम के संहारक अंग पर डटे रहने के सिवाय और कोई चारा उनके लिए नहीं है। उनके प्रति सरकार की मौजूदा नीति ये है कि लोगों की ओर से उन्हें अपने आंदोलन के लिए जो सहानुभूति और सहायता मिली है उसके वंचित करके उन्हें कुचल डाला जाए। अकेले पड़ जाने पर उनका शिकार आसानी से किया जा सकता है। ऐसी दशा में उनके दल में मतभेद और शिथिलता पैदा करने वाली कोई भी भावपूर्ण अपील एकदम बुद्धिमानी से रहित और क्रांतिकारियों को कुचल डालने में सरकार की सीधी मदद करने वाली होगी। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि या तो आप कुछ क्रांतिकारी नेताओं से बातचीत कीजिए, उनमें से कई जेलों में हैं, और उनके साथ सुलह कीजिए, या ये सब प्रार्थनाएं बंद रखिए। कृपया कर हित की हरिष्टि से इन दो में से कोई एक रास्ता चुन लीजिए और सच्चे दिल से उस पर चलिए। अगर आप उनकी मदद ना कर सकें तो मेहरबानी करके उन पर रहम करें, उन्हें अलग अलग रहने दें। वह अपनी हिफाजत खुद ही अधिक अच्छी तरह से कर सकते हैं। वह जानते हैं कि भावी राजनीतिक युद्ध में सर्वोपरि स्थान क्रांतिकारी पक्ष को ही मिलने वाला है। लोक समूह उनके आसपास इकट्ठा हो रहे हैं, और वह दिन दूर नहीं है जब ये जन समूह को अपने झंडे तले जन सत्यावादी प्रजातंत्र के उम्दा और भव्य आदर्श की ओर ले जाते रहे होंगे। अथवा अगर आप सचमुच ही उनकी सहायता करना चाहते हो तो उनका हृष्टि बंधु समझ लेने के लिए उनके साथ बातचीत करके इस सवाल की पूरी तफसील से चर्चा कर लीजिए। आशा है आप कृपया करके उक्त प्रार्थना पर विचार करेंगे और अपने विचार सर्वसाधारण के सामने प्रकट करेंगे। आपका अनेकों में से एक। ये था पत्र किसका? सुखदेव थापर जी का ये पत्र था गांधी जी को। तो कंक्लूजन मैं आपको बता देता हूं कि इसका पूरे लेटर का कंक्लूजन क्या था कि गांधी जी एक नॉन वायलेंस तरीके से जो है बार बार अपीलें ले जा रहे थे ब्रिटिशर्स के सामने, वाइसराइज के सामने। तो होता क्या है कि इसी के चलते इन्होंने कहा कि जो इससे क्या पहुंचती है कि जो क्रांतिकारी हैं उनको ठेस पहुंचती है, ना ही कोई काम होता है, ठीक है, और ना ही इसका कोई रिजल्ट आता है। जो बार बार अपीलें करनी, बार बार समझौते करने पीसफुल तरीके से, तो इन्होंने कहा कि इससे क्रांतिकारी जो है डिमोरलाइज होते हैं। तो आप ऐसा ना करिए। अगर आप उनकी अच्छे में कुछ करना चाहते हैं तो या तो कुछ कंक्लूजन निकले उनका उनकी जो अहिंसावादी नीतियों का, या तो आप उनकी सपोर्ट करिए जो क्रांतिकारी हैं, ठीक है। ये मेन बात थी जो इस लेटर में उन्होंने जेल से जो लेटर लिखा था महात्मा गांधी जी को। नेक्स्ट हम देखते हैं सुखदेव थापर जी के बारे में। तो सुखदेव थापर और भगत सिंह को
सुखदेव थापर, राजगुरु और भगत सिंह को क्या हो जाती है, फांसी हो जाती है। 23 मार्च का वो दिन था 1931, सुबह के 7:30 बज रहे थे, जहां लाहौर जो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था, पंजाब पाकिस्तान का प्रेजेंट डे वो लाहौर सेंट्रल जेल है, वहाँ पे क्या हो जाता है कि उनको फांसी, इन तीनों को फांसी हो जाती है और ये शहीद हो जाते हैं। और उसके बाद इनकी बॉडीज़ को चुपचाप करके क्या करते हैं कि सतलुज के किनारे पे जाके उनको दबा दिया जाता है, इनकी बॉडीज़ को, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद ठीक है, होता क्या है कि राजगुरु जो जब कितनी उनकी आयु कितनी थी, केवल 23 वर्ष की आयु थी सुखदेव की, ठीक है। तो राजगुरु की तब 23 वर्ष के थे और सभी लगभग इतनी ही आयु के थे, ठीक है। तो हुआ क्या कि इसके बाद इनकी जो है मेमोरी में एक मेमोरियल बनाया गया, हुसैन वाला नेशनल मार्टियर मेमोरियल। कहाँ पे है ये है जी हुसैन वालिया विलेज नियर फिरोजपुर सिटी, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट, पंजाब, भारत में, ठीक है। तो ये इनकी शहादत के लिए, तो ये थे सुखदेव थापर जी। इनकी बायोग्राफी हमने देखी, बहुत डिटेल में देखी, ठीक है। अगर आपको ये बायोग्राफी अच्छी लगी हो तो कृपया करके इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।